उत्तराखंड में यूसीसी का कानून सबसे पहले लागू हुआ। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सबसे पहले लागू हुआ। उत्तराखंड में धर्मांतरण रोधी कानून लागू हुआ। उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून लागू हुआ। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ, लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई पहली बार प्रारंभ हुई। 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें उत्तराखंड में पहली बार लैंड जिहादियों से मुक्त कराई गई। उत्तराखंड में पहली बार नेशनल खेल गेम्स का आयोजन हुआ। उत्तराखंड में पहली बार राज्य बनने के बाद 25 सालों में सभी सरकारों से मिलाकर 2/3 से ज्यादा भर्तियां, लगभग 27,000 भर्तियां अभी तक संपन्न हो गई। उत्तराखंड में उत्तराखंड में एक बार ये जो पंतनगर का सिटकुल 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पैकेज दिया था, विशेष औद्योगिक पैकेज। नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अटल जी ने पैकेज दिया, इसलिए यहां पर इंडस्ट्रियां आई, पहली बार उस समय आई थी। और दूसरी बार बड़ी क्रांति औद्योगिक क्षेत्र में अभी 2023 में प्रारंभ हुई, जिसमें हमारा 3,56,000 करोड़ रुपए के हमारे निवेशों के प्रस्तावों पर समझौते हुए, उसमें से 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं आज ग्राउंडिंग पर आ गई है, धरातल पर उतर रही है। पहली बार हुआ है। हम कहें कि तराई को रचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहाँ पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे। अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुलदार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहाँ पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूँ, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में, इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने, राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अचानक बीमार हो गए। इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले डॉक्टरों में से, किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी को यहाँ पर आज सम्मानित भी किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी सम्मानित जनों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये सम्मान आप लोगों की उत्कृष्टता के लिए है कि आपसे प्रेरित होकर समाज जीवन के क्षेत्र में, लोगों की सेवा के क्षेत्र में और भी प्रेरित होकर लोग इसी प्रकार के सर्वोत्तम कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सब एक ऐसे महामानव की स्मृति में यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया, समाज सेवा के लिए समर्पित किया। पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अध्ययन करने के दौरान उनके
राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके अंदर विकसित हो चुकी थी। कभी कभी राजेश शुक्ला जी मुझे बताते थे, जब हम विधानसभा में होते थे, तो सच में ये बड़े प्रखर वक्ता थे। उससे शुरू से बड़े प्रखर वक्ता रहे। आज हालांकि इन्होंने कम बोला यहाँ पर, तो बोलते थे। और चूंकि ये जन्मजात नेता ही पैदा हुए थे, मैं एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, तो सच में मैं बोलने में थोड़ा संकोच करता था। तो मैं इनसे पूछता था कि अरे आप बहुत अच्छे वक्ता है। तभी मुझे कहते थे कि ये मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिला है। उनके बारे में शायद भूल गए होंगे, ये कहते थे मुझे कि वो अपना बार बार शुगर टेस्ट करते थे। उस समय इतनी अच्छी मशीनें नहीं होती। मुझे बहुत सारे किस्से याद हैं। शायद खाने से पहले सुई लगवाते थे, तमाम ऐसी बातें। तो उन्होंने जब 1936 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, और उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष की थी, और उस समय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसका खुले मंच से विरोध कर दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र ही क्या होती है, छोटा सा बच्चा ही होता है। और उस उम्र में इसमें अदम्य साहस, स्पष्टता और राष्ट्रवादी जो विचारधारा से हुए एक छात्र नेता से पूरे देश के अंदर नवयुवकों की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी आवाज बन गए। और महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे वो उनके मन के अंदर घर गए। इसका इतना प्रभाव हुआ कि उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को छोड़कर स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। और उस दौरान उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यातनाएं भी मिली। उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए, उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं, और लगातार वो आगे बढ़ते गए। वो अडिग रहकर साहस से, राष्ट्र निष्ठा के साथ निरंतर देश की आजादी के आंदोलन में जुटे रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं को संगठित करने का काम किया और उस आंदोलन को भी एक गति और दिशा देने का काम किया। और जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने राष्ट्रहित को सबसे सर्वोपरि रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करते रहे। इसीलिए अभी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि कुटुंब सेनानी पेंशन को थोड़ा ठीक करना है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, देश की आजाद कराने वाले सेनानी हैं, उनके परिजन हैं, उनको हर कीमत पर उनका सम्मान होना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता में है। और हमने इस बार जब देश की आपातकाल जब थोपा गया था, उसके 50 साल पूरे होने पर पूरे उत्तराखंड के एक एक हमारे उन श्रद्धेय बुजुर्गों को, माताओं को, बुजुर्गों को मैंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सबको आमंत्रित किया। और सच में मैं उनको देखकर इतना भावुक हो रहा था कि, क्योंकि ये कार्यक्रम मैंने 3 साल पहले भी किया था। 3 साल पहले भी लोकतंत्र सेनानियों को हमने आमंत्रित किया, और जब 3 साल बाद दोबारा ये कार्यक्रम किया तो उसमें से बहुत सारे लोग हमको छोड़कर जा चुके थे। क्योंकि जिन्होंने आपातकाल के दौरान आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनकी आयु 70-75 साल से कम किसी की भी नहीं थी। सारे लोग 75 साल से ऊपर के थे। कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 95 वर्ष का, ऐसे हमारे सभी लोग थे। इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है।
इसके साथ साथ श्री राम सुमेर शुक्ल जी ने तराई कॉलोनाइजेशन योजना के अध्यक्ष रहते हुए भी इस तराई क्षेत्र के विकास में बहुत अतुलनीय योगदान किया और आज ये पूरा क्षेत्र रचा बसा है। तो उसकी आधारशिला शुक्ल जी की दूरदृष्टि और उसका जो समर्पण है उसी का परिणाम है। आज उन्हीं की राह पर चलते हुए हमारे राजेश शुक्ला जी हों, दिनेश शुक्ला जी हों, दोनों भाई हों, उनका परिवार हो, आज उस दिशा में समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समर्पित है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य भी विकास और समृद्धि के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर जो हम फैसले ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, वो फैसले पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। पूरा देश उसको एक उदाहरण के रूप में देख रहा है। आज हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रुद्रपुर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रद्धेय पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। मेरा निर्माण एजेंसी से, हमारे जिलाधिकारी से सबसे ये कहना है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होते होते इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए और इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता है उस धनराशि का प्रबंध हम राज्य की तरफ से करेंगे। जो केंद्र का पैसा है वो पैसा केंद्र से जो मिलना है वो मिल रहा है, कुछ विलंब भी हुआ है, लेकिन अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज है। इसके साथ ही हम अनेक यहाँ पर जो बाईपास, रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। रुद्रपुर, खटीमा, गदरपुर, जसपुर, ये सब क्षेत्र को जोड़ने वाली अनेक सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानू नगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मथकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ नई सिंगल लाइनें और 2 रेल ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है और रुद्रपुर में जो ड्रेनेज की, जल भराव की बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए भी मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दी है। हमारे विधायक जी और मेयर साहब और हमारे शुक्ला जी, सारे लोग इसको जो है लगातार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है कि ये हमारे राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इतना ही नहीं, रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। भाइयों बहनों, आज यदि हम उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो 100 एकड़ भूमि पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से, कई सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से जो किच्छा का एम्स, ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी वहां भी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हमारे आम जन को मिले, एक एक व्यक्ति को मिले, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए
यहां से बाहर न जाना पड़े, यहीं पर सारी सुविधाएं, यहीं पर उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। और कई बार जब हम एम्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को लगता है कि बहुत सामान्य सा काम है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे राज्य उत्तराखंड से क्या हुआ? टोपी वाले क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई विशेष बात थी क्या? अच्छा, नहीं, मैं यहां से बोल देता हूँ, कोई जरूरी बात। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे राज्य उत्तराखंड से सैली थी आप। कोई जरूरी बात बाद में कर लेंगे आपसे, कोई बात होगी तो मुझे बता दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से बहुत विशेष लगाव है। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए एम्स ऋषिकेश जाना भी कठिन हो जाएगा, यहां से बहुत दूरी हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई पूरे देश में ये व्यवस्था है कि एक राज्य में एक ही एम्स हो सकता है। मैंने कहा, साहब आप जैसे भी होता है, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत जरूरतमंद हैं। इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है यहाँ पर जहां सभी सुविधाएं हों। लोग दिल्ली जाएंगे, अन्य स्थानों पर जाएंगे, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत जरूरतमंद लोग हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप नियमों में किस प्रकार से लाएंगे तो आप जाने या सरकार जाने, लेकिन हमको आप एक एम्स दे दीजिए यहाँ पर। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उनका बहुत लगाव, और सच में गरीब जनता के लिए उनके मन में जो काम करने की, एक उनकी सहायता करने की जो तीव्र इच्छा है, उन्होंने कहा तो नहीं कि स्वीकृत कर देंगे, लेकिन 3 दिन बाद मुझे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी भारत के स्वास्थ्य मंत्री होते थे, तो उन्होंने 3 दिन बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था। उसके 3 दिन के बाद मनसुख भाई मांडविया जी का, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का मुझे फोन आता है। मुझे कहते हैं, पुष्कर भाई तुमको बहुत बहुत बधाई हो, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुम्हारा एम्स का जो है एम्स तुम्हारा स्वीकृत कर दिया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, इस जनपद के विकास के लिए हमने जहां पर गदरपुर खटीमा बाईपास है, काशीपुर बाईपास है, जसपुर बाईपास है, इन सभी पर काम हुआ है, इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहीं चाहे आज इस जनपद के प्रमुख स्थल हो, किच्छा हो, खटीमा हो, आसपास के क्षेत्रों में हो, सभी क्षेत्रों में बस अड्डों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने रुद्रपुर, गदरपुर और चकरपुर में, रुद्रपुर, गदरपुर और चकरपुर जानते हैं ना, जहां पर अभी राष्ट्रीय खेलों की मल्लखंभ प्रतियोगिता आयोजित थी खटीमा में। रुद्रपुर, गदरपुर और चकरपुर में खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक, अच्छा साइकिल ट्रैक भी बनाया। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो यहाँ का साइकिल ट्रैक भी दिखवा दीजिएगा। शुक्ला जी, कभी ऐसा काम भी तो करिए कि आप माननीय विधायक जी, मेयर साहब, कि सबको दिखाइए, वहां बुलाइए, अभी कार्यक्रम भी अलग अलग घूम घूम के करवाइए। डीएम साहब, सबको दिखाना चाहिए कि कितना बड़ा खेल के क्षेत्र में आज
हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो सकती हैं। ये सब हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत काम आने वाला है। उनकी प्रतिभाओं को निखारने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साइकिलिंग ट्रैक है, एथलेटिक ट्रैक्स है, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की और भी खेल सुविधाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने जहां एक और इसी जनपद के काशीपुर में अरोमा पार्क बन रहा है, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की है। वहीं हम खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से उसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्दी यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है और इस इंडस्ट्रियल पार्क के बन जाने के बाद पूरे क्षेत्र को विकास की एक और गति प्रदान होगी, तेज गति प्रदान होगी, जहां आसपास के लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा, हमारे तमाम व्यापारी भाइयों को काम मिलेगा, सामान्य जनों को काम मिलेगा, हमारे नौजवान युवाओं को, कई हजारों हजार की संख्या में नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ने का अवसर भी ये खुरपिया का इंडस्ट्रियल पार्क एक माध्यम बनेगा उसका भी। यही नहीं, हमने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। अब आप सबको पता होगा, अधिकांश लोगों को, कि जमरानी बांध कहाँ बन रहा है। थोड़ा सा अगर जिन लोगों को पता है थोड़ा बता दीजिए, तो ऐसे आप बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, आप लोग जमरानी बांध नहीं बोलते। जमरानी बांध बन रहा है हल्द्वानी के पास। केवल हल्द्वानी के लिए नहीं बन रहा है, पूरे हमारे तराई भाबर के लिए बन रहा है। आसपास के पूरे क्षेत्रों को पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा और बड़ी योजना हमारी बन रही है। और इसके साथ साथ हमारे बगल में रामपुर जिला है, हमारे बगल में बरेली जिला है, बहेड़ी आसपास का क्षेत्र है। हमारे साथ साथ उनको भी सिंचाई का पानी मिलेगा, पेयजल का पानी मिलेगा। और ये योजना कितने सालों बाद, ये योजना 1970 के दशक से 1970 के दशक से, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले से ये योजना बनने का रास्ता खोज रही थी कि कोई सरकार ऐसी आए जो जमरानी बांध का निर्माण करवाए, तराई भाबर के पानी की जो कमी है उस कमी को पूरा करे। भाइयों बहनों, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 50 सालों से भी अधिक कालखंड से जो योजना इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि हमको स्वीकृति मिले, उस योजना की स्वीकृति देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे पूरे तराई भाबर के सिंचाई और पानी पेयजल की व्यवस्था पक्के रूप से हो पाएगी। आने वाले समय में यहाँ का जल स्तर भी बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे हैंडपंप नीचे जा रहे हैं। क्यों सोनू? हैंडपंप नीचे जा रहे हैं ना, वाटर लेवल नीचे जा रहा है ना। मतलब उसको हर बार गर्मियों में हम उठाते थे पहले कि हर बार मई जून के समय में, यहाँ डीएम साहब को ही मैंने बोला था एक बार मीटिंग में, हर बार मई जून आता है तो पानी के नलके सूख जाते हैं। कितने सूख जाते हैं? कम से कम हजारों की संख्या में। और नलके लगने ही मई जून में चाहिए, जिस समय पानी का जल स्तर सबसे नीचे होता है। अभी बरसात के समय में, अगस्त में, सितंबर में, जुलाई में अगर कोई भी नल डालोगे तो पहले तो मैं जहाँ रहता हूँ नगरा तराई, जो मेरा गांव है, 5 फुट 6 फुट में ही पानी निकल जाता था। नहीं, यहाँ पूरी तराई में। और अब वही जल स्तर 25 फुट 30 फुट 40 फुट चला गया है, और कहीं कहीं तो 100-200 फुट में भी अब पानी मिल रहा है बड़ी बोरिंग का। लेकिन फिर भी गनीमत है अभी इस क्षेत्र में। हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में तो पानी ही नहीं मिल रहा है। कितनी बोरिंग मशीनों के वो टूट ही जाते हैं बोर करते करते। तो भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने हमारी इस समस्या का भी समाधान करने का
हमको रास्ता दे दिया है और इस योजना की, जमरानी बांध की योजना तेजी से काम कर रही है, तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। हमने कहा है 2028 तक उसको पूरा कर देंगे। इसके साथ ही हमने अभी गन्ना किसानों की आय में भी बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से हाल ही में उन किसानों का सबका जीवन स्तर ऊंचा बढ़े। हमारे किसान भाई साल भर अपना खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और गन्ने की पैदावार करने में उनको तनिक भी उनको संकोच न हो, उनके मन में तरह भी संदेह न हो कि हम गन्ना लगाएंगे, हमारा गन्ना सेंटरों तक जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारे गन्ने की तुलाई ठीक होगी कि नहीं होगी, पेराई सत्र ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा, मिल वाले ठीक से भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हमने 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की है, जो अब तक उत्तराखंड राज्य के इतिहास में अब तक एक साथ बढ़ाया गया ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी है, सबसे अधिक राशि है। इसका लाभ हमारे सभी किसानों को मिलेगा। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, हमें बहुत काम है। मुझे आज आप सब लोग इतने सीमांत क्षेत्रों से आए हैं, अंदर से आए हैं, गांव से आए हैं, सीधे जहां भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा हमारे गांव में बसती है, उन गांव देहातों से आए हुए लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि उनको जानकारी होनी चाहिए। जहां मैंने किच्छा एम्स के बारे में बताया, जमरानी बांध परियोजना के बारे में बताया, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया, वहीं आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आपके बगल में ही जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सामान्य आदमी भी हवाई जहाज की यात्रा आसानी से कर पाएगा, आने वाले समय में हमारा ये पंतनगर का एयरपोर्ट, इसके लिए सारी स्वीकृति हो गई है। 650 करोड़ रुपए भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1000 एकड़ जमीन पर यहीं पर बनने जा रहा है। इसी माह दिसंबर में या जनवरी के 15 जनवरी तक हर हाल में इसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये निर्माण कार्य भी हमारा पूरा होने लगा, निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। और केवल सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा है, यह हवाई अड्डा हमारा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां से ये केवल नेशनल नहीं होगा, केवल डोमेस्टिक फ्लाइटें नहीं चलेंगी, इसमें इंटरनेशनल फ्लाइटें भी आने वाले समय में हमारे यहाँ से चलेंगी। पूरे देश में जाने के लिए, दुनिया में जाने के लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम है। मैं अगर आप सबको यहाँ पर काम बोलते रहूंगा तो मुझे लगता है घंटों हो जाएंगे, घंटों बीत जाएंगे। अभी मैं सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था तो सोशल मीडिया के साथी मुझसे प्रश्न करने लगे कुछ बातों पर। जब मैंने उनके सारे प्रश्न सुन लिए, उसके बाद मैंने कहा मैं भी एक प्रश्न आपसे कर लेता हूं। मैं आप सबको काम दे रहा हूं। उनको मैंने कहा मैं आप लोगों को काम नहीं दे रहा हूं, इन मंच वालों को काम दे रहा हूं जो मंच में बैठे हैं, कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ, यानी कि कौन सा निर्णय उत्तराखंड में पहली बार हुआ। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी का कानून सबसे पहले लागू हुआ, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सबसे पहले लागू हुआ, उत्तराखंड में धर्मांतरण रोधी कानून लागू हुआ, उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून लागू हुआ, उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ, लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई पहली बार प्रारंभ हुई। 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें उत्तराखंड में पहली बार लैंड जिहादियों से मुक्त कराई गई। उत्तराखंड में पहली बार नेशनल खेल गेम्स का आयोजन हुआ। उत्तराखंड में पहली बार राज्य बनने के बाद 25 सालों में सभी सरकारों से मिलाकर 2/3 से ज्यादा भर्तियां, लगभग 27,000 भर्तियां अभी तक संपन्न हो गई। उत्तराखंड में
उत्तराखंड में एक बार ये जो पंतनगर का सिटकुल 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पैकेज दिया था, विशेष औद्योगिक पैकेज। नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अटल जी ने पैकेज दिया, इसलिए यहां पर इंडस्ट्रियां आई, पहली बार उस समय आई थी। और दूसरी बार बड़ी क्रांति औद्योगिक क्षेत्र में अभी 2023 में प्रारंभ हुई, जिसमें हमारा 3,56,000 करोड़ रुपए के हमारे निवेशों के प्रस्तावों पर समझौते हुए, उसमें से 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं आज ग्राउंडिंग पर आ गई है, धरातल पर उतर रही है। पहली बार होता है, पहली बार उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश के उस इंडेक्स में, नीति आयोग के इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। पूरे देश में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हमारे जैसे हिमालयी राज्यों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। खनन एक बड़ा ऐसा नाम होता था कि खनन का नाम आते ही लोग डरने लगते थे। हालांकि बहुत सारे लोग खनन में रोजगार देने का काम करते हैं। इतने हमारे स्टोन क्रशर चलते हैं, डंपर चलते हैं, टिप्पर चलते हैं, छोटे छोटे हमारे मजदूर भाई काम करते हैं, तमाम प्रकार के पट्टे चलते हैं, लेकिन खनन का नाम आता था, अरे खनन बड़ा गंदा है। देखिए, हमने इस खनन में नई पॉलिसी लाकर, जिस खनन का रेवेन्यू मुश्किल से 300-350 करोड़ होता था, मैं अपने पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो 300-350 का रेवेन्यू एक साल में बढ़कर 1200 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगा, और पहुंचा ही नहीं। भारत सरकार ने खनन क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए हमको एक बार नहीं, 2-2 बार 100-100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमको प्रदान की। पूरे देश में हम पहले दूसरे नंबर पर आए। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, होम स्टे का क्षेत्र हो, नए कानून बनाने हो, नवाचार करने हो, विकास के मामले हो, अगर आप ढूंढेंगे तो जितने दिनों तक अभी तक मैंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा को समर्पित किया है, हर दिन का कम से कम एक काम मिल जाएगा जो नया होगा, हर दिन का। तो भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आज के अवसर पर आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरे तराई क्षेत्र के समग्र विकास और यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर काम करती रहेगी और हम सब मिलकर पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने जो सपने देखे थे तराई को एक आधुनिक और विकसित तराई बनाने के लिए, उनके स्वप्न को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज जो राजेश जी ने यहाँ पर भिक्षा करी है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे लालपुर नगला मोटर मार्ग से अंबेडकर कॉलोनी तक जाने वाले मार्ग का डामरीकरण का कार्य किया जाएगा, इसको करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर जिला चिकित्सालय अथवा नगर चिकित्सालय बनाया जाएगा। पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माध्यमिक विद्यालय में अगले सत्र में इंटरमीडिएट की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांव में भूमि उपलब्धता ब्लॉक के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार के माध्यम से सेनानी भवनों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके साथ नगला के क्षेत्र में जो अभी आपने कुछ वहां की परेशानियां बताई हैं, उसका भी परीक्षण करवा उसको भी समाधान की ओर बढ़ाया जाएगा। और अंत में मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए और विशेष रूप से पुनः श्रद्धेय पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। अब मैं सभा के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिनेश शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें।